हाँ जी दोस्तों, तो मैं कामना करता हूं कि आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का मेरा वन शॉट वॉरियर सीरीज का देख लिया होगा। तो अब बारी है यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर को समराइज करने की। ठीक है जी सुनील भैया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को अगर डाउट है कि सुनील भैया आपने चैप्टर कहां पढ़ाया है, किस सीरीज में पढ़ाया और क्या क्या पढ़ाया उसके अंदर, तो बता देता हूं पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में पढ़ाया है। मूवी लाइक लेक्चर है जिसमें लव स्टोरी है हसमुख लाइल और सिमाइला की, और बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को, कंसेप्ट्स हो, एनसीईआरटी इंटेक्स या एक्सरसाइज के सवाल हो, लाइव और रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट्स हो, सब है। एनसीईआरटी एक्टिविटीज है, पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स भी कवर्ड है, और साथ ही साथ रैप सॉन्ग्स फॉर रिवीजन। ये सब कुछ आपको पीडब्ल्यू फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे मेरे इस वाले लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम लेक्चर को यहां पर समराइज करते हैं। तो सबसे पहली बात, फिजिकल चेंज क्या होता है। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके अंदर पदार्थ के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल बिल्टअप ऑफ अ सब्सटेंस। तो क्या चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में परिवर्तन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेपर है, पेपर को अगर काट दूं, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, केमिकल बिल्टअप या कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, तो यहां पर क्या चेंज आया, शेप और साइज में परिवर्तन आया। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। लेकिन यही अगर मैं इसको जला दूं तो यहां पर इसकी केमिकल बिल्टअप या कॉम्पोजिशन में परिवर्तन आ जाएगा, और ये यहां पर क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। तो क्या केमिकल चेंज में शेप, साइज और फिजिकल स्टेट नहीं चेंज हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, कि केमिकल कॉम्पोजिशन में परिवर्तन आ रहा है या नहीं। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल बिल्टअप ऑफ सब्सटेंस में अगर परिवर्तन आ रहा है तो केमिकल चेंज होगा। अगर केमिकल बिल्टअप या केमिकल आप बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिजिकल चेंज होगा। कामना करता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, और इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस हैं। लोहे के ऊपर जंग लगना, बर्निंग ऑफ पेपर, कंबशन ऑफ चारकोल, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब सुनील भैया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसे कौन से विजिबल इंडिकेटर्स है जिसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो सबसे पहली चीज है रंग में परिवर्तन आना और एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण होना। अब इसके लिए एक रासायनिक प्रतिक्रिया देख लेते हैं। अगर आप कलरलेस सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड का लेते हैं और सोडियम सल्फेट का कलरलेस सोल्यूशन लेते हैं, इनको अगर आप मिक्स कर दें तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, और इसकी वजह से यहां पर एक व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा बेरियम सल्फेट का, सफेद कलर का, और यहां पर बनेगा सोडियम क्लोराइड का कलरलेस सोल्यूशन। तो यहां पर देखिए दो चीज हुई, कलर में परिवर्तन आया, क्या आया, कलर में परिवर्तन आया। ये कलरलेस सॉल्यूशंस थे, व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बना तो कलर में परिवर्तन आया, इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण भी हो गया। क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन द फिजिकल स्टेट। अगर हम कार्बन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जी बनेगी। तो रिएक्शन के बाद किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, ये गैस, ये गैस। तो फिजिकल स्टेट में भी यहां पर क्या आया, परिवर्तन आ गया सुनील भैया। अब आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि यहां पर रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान परिवर्तन। अब देखिए अगर यहां पर एनर्जी इज रिलीज्ड मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट, सो देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यानी अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है और मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर सराउंडिंग का बड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में अगर हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट, तो इसे बेसिकली हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट एनर्जी सराउंडिंग से एब्सॉर्ब होगी तो सराउंडिंग के तापमान में गिरावट आएगी, और इसे बेसिकली हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कामना करता हूं ये बेसिक चीजें समराइज हो चुकी हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल, जब भी आप किसी चीज को जलाएंगे, चाहे पेपर को जलाएं, नेचुरल गैस को जलाएं, हाइड्रोजन को जलाएं, यहां पर एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन, जैसे हम एयर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, CO2 H2O और एनर्जी रिलीज करती है। एनर्जी रिलीज हुई ना तो एक्सोथर्मिक। उसके बाद डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब भी वेजिटेबल मैटर का डीकॉम्पोजिशन होगा और ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक कंपोस्ट बनेगी, दिस प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी, सो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
उसके बाद लोहे पर जंग लगना, अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, एनर्जी ली जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, यहां पर भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, यहां पर हम बेसिकली सनलाइट दे रहे हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फोटोसिंथेसिस, ये सारे एंडोथर्मिक है। यहां पर अपन एनर्जी दे रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रही है, और यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है या रिलीज हो रही है, एक्सो और एंडो। ठीक, चलिए उसके बाद रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला बेसिकली आप रिएक्शन को वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लेफ्ट साइड पे आपने लिखा है रिएक्टेंट को, राइट साइड में आपने लिखा है प्रोडक्ट को। दूसरा तरीका है आप रिएक्शन को यूजिंग द केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैग्नीशियम का सिंबल हमारे पास Mg, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2, यहां बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। तो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पता है हमें। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ पे बराबर नहीं है, तो दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज वेल। क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ पे बराबर नहीं होते। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, तीसरा तरीका आता है, पहला वर्ड के थ्रू, दूसरा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तीसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए 2Mg प्लस O2 विल गिव ट्वाइस ऑफ MgO। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ पे बराबर है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ऐसा हम इसीलिए करते हैं so that it follows the law of conservation of mass, that is the mass of reactant is equals to the mass of products। हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, यानी दोनों तरफ पे हम यहां पे नंबर ऑफ एटम्स को बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बराबर होते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है। तो जब हम पेपर पे लिखे उस चीज को तो वो चीज फॉलो हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करके लिखते हैं। डन है सुनील भैया, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। अब देखिए पहली प्रकार की रिएक्शन हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया हमारे पास है, मैंने बताया था ये वॉरियर लेक्चर में, पैचअप हो रहा है हसमुखलाल सिमाइला का। सो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड यानी प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करें तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A प्लस बी विल गिव्स AB, यानी मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट। क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सफेद पाउडर का निर्माण कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, साथ में हीट, साथ में लाइट एनर्जी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, ब्राइट व्हाइट फ्लेम से जलती है मैग्नीशियम की रिबन। ठीक है जी सुनील भैया, देखिए मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, जैसे ही वो पानी से रिएक्ट करता है, मल्टीपल रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकल रही है हमारे पास हीट। तो यहां पर ये रिएक्शन भी कैसी है, कॉम्बिनेशन, मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम या फिर बर्न्ड लाइम। ठीक है ना, यहां पर भी हीट निकल रही है, यहां पर भी हीट और लाइट निकल रही है। क्या बात है। उसके बाद हमारे पास है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसे बेसिकली हम ब्रेकअप रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, यानी इससे जस्ट उल्टी रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन। मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पे सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन। तो यहां पे ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक सिंगल कंपाउंड टूटता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में यानी कि प्रोडक्ट्स में, जब आप इसको एनर्जी देते हो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट के फॉर्म में। जब आप यहां पर एनर्जी का इनपुट दोगे तो यहां पे सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। अब सबसे पहला कि यहां पर हम लोग हीट एनर्जी अगर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज थर्मोलाइसिस और थर्मोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। अगर हीट एनर्जी देके हम किसी चीज को तोड़ते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज थर्मोलाइसिस और थर्मोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फेरस सल्फेट जो मेरे पास है, इसको मैंने हीट एनर्जी दी तो ये Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाएगा, जहां पर Fe2O3 हमारे पास एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है, और इसकी जो स्मेल है, स्मेल सिमिलर टू बर्न्ट मैचस्टिक, या स्मेल सिमिलर दैट इज बीइंग obtained when we are burning a matchstick। यानी जब आप बेसिकली एक माचिस की तीली जलाते हैं तो जो आपको स्मेल आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द SO2। सो स्मेल सिमिलर टू द बर्न्ट मैचस्टिक, जब आप एक माचिस की तीली जलाते हैं तो जो आपको स्मेल आती है दैट इज बिकॉज ऑफ SO2। ये वही स्मेल आपको यहां पर रिसीव होगी। तो सिंगल रिएक्टेंट से आपने हीट एनर्जी दी, FeSO4 को हीट एनर्जी दी तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट गया। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्ट है, SO2 और SO3 में टूट गया। उसी प्रकार अगर आप लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली हमारे पास क्विक लाइम, लाइम या फिर बर्न्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए याद रखिएगा इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जी। उसी प्रकार अगर हम व्हाइट पाउडर ऑफ लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो हमें देता है येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। रेसिड्यू का मतलब ये टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। सफेद पाउडर था लेड नाइट्रेट का, गर्म करना हमने इसको स्टार्ट किया तो यहां से ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स है NO2 की बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन गैस कलरलेस एंड ओडरलेस होती है वो भी बाहर निकलेगी, और ये टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा येलो कलर का रेसिड्यू। अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट जाएगा। ये हमको मिलती है कैथोड पे, ये हमको मिलती है एनोड पे। ठीक है जी, रेशियो याद रखिए 2:1 के रेशियो में हमको मिलती है। लॉजिक लगाने वाली बात है, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है 2 गुना है ऑक्सीजन से, तो यानी कि जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ये 2 गुना प्रोड्यूस होगी इसके कंपैरिजन में। ये कैथोड पे मिलेगी, ये हमें एनोड पे मिलेगी। याद रखिएगा यहां पर पानी के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या एसिड को यूज किया जाता है ताकि हम प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा सकें, बिकॉज पानी एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहां पे सनलाइट और लाइट एनर्जी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सॉल्ट है, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो सिल्वरी ग्रे आपको सिल्वर मिलेगा और क्लोरीन की ग्रीनिश येलो गैस यहां पे निकलेगी। तो सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट गया। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का सॉल्ट है, सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। इसके रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं और ये सिल्वरी ग्रे हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। याद रखिएगा ये जो रिएक्शंस है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज की जाती हैं, ये दोनों रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपकी विस्थापन प्रतिक्रिया। कौन सी? विस्थापन प्रतिक्रिया, यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, और ये कंपाउंड्स मेजरली सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। तो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो रिएक्शन है जनरली आपके सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल A plus BC, इफ A is more reactive than B, it will displace it to form AC plus B। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट को याद रखना है तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद होना चाहिए। भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है ये याद होना चाहिए ना। आप कैसे बताओगे कि ये एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे मेटल से, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? उसके लिए हमें एक ऑर्डर याद होना चाहिए। अब उसकी जो ट्रिक है वो क्या है, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, यह हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है पर क्योंकि मेटल्स की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसीलिए यहां पर है। उसके बाद कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम रिएक्शन कराते हैं आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ जो कि एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है। अब आयरन का है, आयरन ये रहा कॉपर ये रहा, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो इसको डिस्प्लेस करके बना देगा आयरन का सल्फेट, पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन, साथ में कॉपर आ गया आपका बाहर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड, जिंक।
अगर वो नीले कलर के कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक की रिएक्टिविटी क्योंकि कॉपर से ज्यादा है तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और साथ में निकलेगा कॉपर। अब ये सोल्यूशन आपका क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। उसी प्रकार लेड की रिएक्शन अगर कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर के सोल्यूशन से होगी, कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट नीला, कॉपर सल्फेट नीला। आयरन इससे रिएक्ट करेगा, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर ज्यादा है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये बेसिकली पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। ये बनाएगा हमारे पास लेड का क्लोराइड जो कलरलेस सोल्यूशन होता है, साथ में बेसिकली कॉपर आ जाएगा बाहर। अब तीनों केसेस में रेडिश ब्राउन या शाइनी ब्राउन कॉपर बाहर निकल के आ जाएगा। रेडिश ब्राउन कॉपर, रेडिश ब्राउन, या बेसिकली आप कह सकते हैं शाइनी ब्राउन कॉपर डिपॉजिट्स ऑन मेटल। जिस मेटल के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं ये बेसिकली उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और ये जो तीनों मेटल्स यहां पर हैं, ये तीनों का जो कलर है दैट इज बेसिकली सिल्वरी ग्रे। याद रखिएगा तीनों मेटल्स का जो कलर है दैट इज योर सिल्वरी ग्रे। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर कॉपर प्लस आयरन सल्फेट होगा तो रिएक्शन होगी, नहीं होगी। जो नीचे बिलोंग करता है ऊपर वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, याद रखना। अगली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जहां पर एक्सचेंज ऑफ कटायंस और अनायंस होता है रिएक्टेंट्स के बीच में। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका कटायनिक पार्ट, इसका अनायनिक पार्ट, इसका कटायनिक पार्ट और इसका अनायनिक पार्ट, ये दो कंपाउंड्स हैं। तो ये कटायन इस अनायन के साथ गया तो बनेगा बेसिकली एडी, ये कटायन इस अनायन के साथ गया तो बना बेसिकली सीवी। तो जब भी रिएक्टेंट्स के कटायंस और अनायंस के बीच में एक्सचेंज हो जाए, कटायंस अनायंस के बीच में एक्सचेंज हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथीसिस रिएक्शन कहते हैं। इसके तीन प्रकार है, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, गैस फॉर्मिंग। ये बेसिकली आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में। ये बेसिकली क्या कहती है कि यहां पर एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण होगा। इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट है ना, फॉर्म्ड आफ्टर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट का निर्माण होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये कहती है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट का अगर निर्माण हो जाए, यानी ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण हो जाए, तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम सल्फेट का कटायनिक पार्ट या अनायनिक पार्ट, ये बेरियम क्लोराइड का कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट। तो अगर हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है ना, इनकी रिएक्शन हो तो कटायन अनायन को एक्सचेंज कराइए, इसका कटायन इसके अनायन के साथ तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, इसका कटायन इसके अनायन के साथ तो बनेगा बेरियम सल्फेट। ये व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट का निर्माण हो रहा है रिएक्शन के बाद, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। फिर आपने बोला पोटेशियम आयोडाइड, तो ये कटायन अनायन, लेड नाइट्रेट, ये बेसिकली कटायन और अनायन। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो फिर से कटायन अनायन का एक्सचेंज होगा, तो यहां बनेगा लेड का नाइट्रेट और साथ में बनेगा पोटेशियम का नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड का येलो इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा, और लेड आयोडाइड का येलो इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट बनेगा। अब यहां पे ये जो सॉल्यूशंस होंगे ये सारे सॉल्यूशंस कलरलेस होंगे। इसके अंदर बनेगा व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, इसमें बनेगा येलो इनसॉल्युबल सॉलिड। ये थोड़ी देर के बाद ये कलरलेस सॉल्यूशन है, थोड़ी देर के बाद ये व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड इस कलरलेस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं, ये भी नीचे बैठ जाएगा, पीला इनसॉल्युबल सॉलिड इस कलरलेस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। ठीक, याद रखना। अब एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं बोल रहा हूं बेसिकली लाइम वाटर, ठीक है ना। ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपका कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अगर आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो यहां पर एक व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है। इसकी वजह से ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है ये मिल्की या फिर टर्बिड हो जाता है, सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की और टर्बिड। याद रखिएगा अगर आपने कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं आम भाषा में, लाइम वाटर आम भाषा में कहते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया तो यहां पर एक व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से सॉल्यूशन मिल्की या टर्बिड हो जाता है और साथ में पानी बनता है। तो ये तीनों की तीनों क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। काम ना करता हूं, समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास आखिरी रिएक्शन है बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि बेसिकली एक साथ होता है, ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या बेसिकली दोनों होना।
ऑक्सीडेशन का मतलब है कि किसी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या दोनों एक साथ होना। रिडक्शन का मतलब है किसी सब्सटेंस पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या बेसिकली अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो यह है रिडक्शन। उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेंट क्या होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका बेसिकली रिडक्शन हो रहा हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वो हो रहा है जिसका बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ये सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड से आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब कॉपर क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीजन का 100% क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना, जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। उसी प्रकार रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, ये देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पे गए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पे गए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ है, बेसिकली आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। अब देखिए जिसका यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेसिकली काम करता है। और जिसका बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में अगर चर्चा करते हैं, दो प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जो हमारे कोर्स में, एक है रेंसिडिटी, ये जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन, सरल भाषा में विकृत गंधता, यानी अगर खाने पीने की चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, यानी कि उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे रेंसिडिटी या रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकता है। हमारे कोर्स में ऑक्सीजन की वजह से खराब होना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल, तो जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स है अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, इससे रेंसिडिटी या रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। इनको रोकने का तरीका क्या है, खाने पीने की चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी, विटामिन ई डाल दीजिए, ये क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन रोक देंगे। अगर आप इनको खुले में भी रख दो तो उस खाने पीने की चीज में अगर एंटीऑक्सीडेंट डला हुआ है तो ऑक्सीजन उनको खराब नहीं कर पाएगी। दूसरा, आप अनरिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन और हीलियम को बेसिकली क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में डालते हैं ना, हवा की जगह, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन गैस हवा में भी है, तो इसीलिए चिप्स के पैकेट में हवा नहीं भरते हैं, हवा की जगह नाइट्रोजन और हीलियम को डालते हैं क्योंकि वो अनरिएक्टिव गैसेस है, इससे हमारी चिप्स जो है सेफ रहेगी। तीसरा, आप चीजों को फ्रिज में रख दीजिए, जितना ज्यादा आप चीजों का टेम्परेचर कम करेंगे उनके खराब होने की स्पीड उतनी धीरे हो जाएगी। तो हम करते हैं ना, खाने को रात में रख देते हैं फ्रिज के अंदर, फिर अगले दिन सुबह भी गर्म करके खाते हैं। रेफ्रिजरेशन से खाना या खाने पीने की जो चीजें हैं उनके खराब होने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, खराब होगी लेकिन स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे खराब होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कोरोजन यानी कि संक्षारण। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मेटल्स खुद से खुद की सरफेस को खराब करते हैं, बिकॉज मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देने में मजा आता है, और इनके चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो नॉन मेटेलिक है, उनको इलेक्ट्रॉन लेने में मजा आता है। तो मेटल बोलता है मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, वो बोलती है इलेक्ट्रॉन दे दो, ये लेने देने के चक्कर में मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है। सो इट इज अ सरफेस डेटीरियोरेशन प्रोसेस, यानी सरफेस का खराब होने का प्रोसेस है, इन विच मेटल्स कन्वर्ट टू अ मोर स्टेबल फॉर्म दैट इज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट एंड मोर ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। यानी कि मेटल्स क्या करते हैं, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस हो गई, मॉइस्चर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ये गैसेस इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, तो इनके सरफेस पे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट की लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं, सरल भाषा में जितना मैं आपको बता सकता हूं अभी बता रहा हूं। तो इनके सरफेस पे ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, इसे कोरोजन कहते हैं। कोरोजन भी अच्छा और बुरा हो सकता है, जैसे लोहे के केस में कोरोजन बहुत बुरा है और टार्निशिंग के केस में कोरोजन बहुत अच्छा है। माफी चाहूंगा, कोरोजन के दो प्रकार है, एक रस्टिंग और एक टार्निशिंग। रस्टिंग अच्छा नहीं है, टार्निशिंग अच्छा है। रस्टिंग किस में होता है, रस्टिंग लोहे के केस में होता है, जब लोहा क्या करता है, एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से कनेक्ट कर लेता है, यानी कि पानी मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई तो उसके ऊपर जंग लग जाती है,
और उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं बेसिकली रस्ट का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार कॉपर सिल्वर इनके केस में बेसिकली क्या होता है, टार्निशिंग होती है। अब कॉपर के केस में ग्रीन लेयर का निर्माण होता है और एक काले कलर की लेयर का निर्माण होता है सिल्वर के केस में। और ये जो लेयर यहां बनती है, इस लेयर को यहां पर बोलते हैं हम लोग पटीना। जो इस केस में लेयर बनती है उसका नाम है पटीना, जो इस केस में लेयर बनती है उसका नाम है रस्ट। अब रस्ट जो है वो एक घटिया लेयर है, क्योंकि क्या एक बार लोहे के सरफेस पे बन जाएगी तो पपड़ी बन के नीचे गिर जाती है, फिर से लोहे को एक्सपोज करती है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, फिर से उस पर जंग बनती है, फिर से पपड़ी बन के गिरती है। ऐसे करते 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 पूरा लोहा गल जाता है। लेकिन अगर कॉपर और सिल्वर के ऊपर एक बार पटीना की लेयर बन गई तो मेटल के सरफेस पे चुपकी रहती है, तो उससे अंदर वाला मेटल जो है बचा रहता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। तो टार्निशिंग इज अ गुड टाइप ऑफ कोरोजन, रस्टिंग इज नॉट अ गुड टाइप ऑफ कोरोजन। तो मेरे दोस्तों इस तर्ज पे मैंने आपको पूरा चैप्टर यहां पर समराइज करा दिया है। कामना करता हूं कि यहां पर आपको पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से समराइज हो गया होगा। जिसको इन डेप्थ लेक्चर देखना है फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे जाइए और पूरे लेक्चर को देखकर मजे लीजिए।